Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss topic about carbohydrates. फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स जो हैं इस चैप्टर में जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates mean hydrated carbon. They are the organic compounds in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, same as in water. अब कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिसमें वाटर जैसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट मीन्स इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों एटम मौजूद होते हैं, जिसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन एटम्स की रेशियो होगी वो हमेशा डबल होगी ऑक्सीजन एटम से, जैसे कि वाटर में होता है. लेकिन ये याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे हाइड्रेटेड कार्बन सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी वाटर की तरह हाइड्रोजन की जो एटम्स होंगे वो हमेशा डबल होंगे. ठीक है, कार्बन से या ऑक्सीजन से वो डबल होंगे. इसे इस वजह से हाइड्रेटेड कार्बन नहीं कहा जा रहा कि ये जो हैं इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग हो रही है जैसे वाटर में होती है. ऐसा नहीं है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन वाटर की तरह इसमें हाइड्रोजन जो एटम है वो डबल होते हैं, उनकी रेशियो जो है डबल होती है ऑक्सीजन से. दे आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स. इन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है शुगर. एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट, जैसे कि ग्लूकोज इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, वो स्वीट होती है टेस्ट में. और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लार्ज, बट वो जो है वो स्वीट टेस्ट में नहीं होते, लेकिन ओवरऑल वो शुगर ग्लूकोज से ही मिलकर बने होते हैं. बस उनका जो है टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता क्योंकि उनमें बॉन्डिंग इस तरह से होती है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह प्रेजेंट होता है कि वो जो है स्वीट रिसेप्टर पे जो है फिट नहीं होते, जो हमारी टंग में मौजूद होते हैं, जिससे स्वीट टेस्ट आता है. दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम. जनरल फार्मूला इसका हमें देखें तो यहाँ पे CnH2ON, यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम्स को. जितने कार्बन एटम्स होंगे उससे डबल. देखिए फार्मूले में है H2, इसका मतलब कार्बन के में n की जगह पे हम कुछ भी लिख दें. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7 लिखते हैं तो हाइड्रोजन के जो हैं वो डबल होंगे एटम्स, वो 14 होंगे. जिस तरह हम ग्लूकोज के फॉर्म में देखते हैं ना C6H12O6, तो C जो है कार्बन है और उसके एटम्स कितने हैं 6, तो उसके लिहाज से जो हाइड्रोजन के एटम है वो डबल हैं, वो 12 हैं. तो इसका मतलब ये है इसके जनरल फार्मूले का कि हमेशा हाइड्रोजन के जो है एटम वो डबल होंगे कंपेयर टू कार्बन एटम. देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकराइड्स, डायसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. तो 3 क्लासेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की: मोनो, डाई एंड पोले. मोनो का मतलब वन सैकराइड, मतलब उसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा. डाई का मतलब 2 होता है, इट मीन उसके अंदर 2 जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे. 2 मॉलिक्यूल्स के जोड़ने से, बॉन्डिंग से डाइसैकराइड बनेंगे. और पोले मतलब 2 से ज़्यादा जो शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में, उनकी बॉन्डिंग होगी तो वो पॉलीसैकराइड बनेगा, क्योंकि उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स 2 से ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट भी है वो हम अब डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स को इन डिटेल कि मोनोसैकराइड्स क्या है. मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल. सिंपल शुगर मतलब ये, मोनो का मतलब 1, सैकराइड का मतलब शुगर. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ही शुगर मॉलिक्यूल पे कंप्राइज होंगे, जिनके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा, वी विल कॉल देम मोनोसैकराइड. दे आर ईजिली सोलेबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट. वाटर के अंदर भी सोलेबल होते हैं. इनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल इधर ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें, OH, ये सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. ये वाटर से बॉन्डिंग करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, सोलेबल हो जाएंगे. और ये क्योंकि सिंपल होते हैं, एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, तो ईजिली जो स्वीट रिसेप्टर होते हैं हमारे टंग में उधर फिट हो जाते हैं और हमें स्वीट टेस्ट जो है महसूस होता है उसकी वजह से. एंड हैव स्वीट टेस्ट, इनका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है. दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स. और इन जो शुगर मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन एटम है वो 3 to 7 हो सकते हैं. 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब अगर 3 to 7 कार्बन एटम्स हैं तो इस हिसाब से अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे,
हाइड्रोजन 6 होंगे। तो हाइड्रोजन के जो एटम है वो हमेशा डबल होंगे कंपेयर टू कार्बन। पेंटोज एंड हेक्सोजेस आर मोस्ट कॉमन। अब उन शुगर मॉलिक्यूल में ये जो मोनोसैकेराइड हैं जो एक ही शुगर मॉलिक्यूल में पे मुश्तमिल हैं, उनमें जो है पेंटोजेस जिसमें 5 कार्बन होती हैं और हेक्सोजेस जिसमें 6 कार्बन होती हैं, वो शुगर बहुत कॉमन है, मतलब आमतौर पर वो ज़्यादा पाई जाती हैं। पेंट का मतलब होता है 5, ओस का मतलब शुगर यहाँ पे, तो 5 कार्बन शुगर, ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन होंगे वो पेंटोज होगा। हेक्स का मतलब 6, ओस का मतलब ये शुगर मॉलिक्यूल, तो ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होंगे वो होगा हेक्सोज। अब इससे नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है जिससे आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल राइबोज। अब राइबोज का फार्मूला देखें, C5H10O5, C5H10O5। इसमें कितने कार्बन हैं एटम? 5। पेंट का मतलब क्या होता है? 5। तो राइबोज क्या है? पेंटोज शुगर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं और उस लिहाज से उसके हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10। ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 5। नाउ वी हैव डीऑक्सीराइबोज जो एक दूसरी शुगर है और वो भी पेंटोज है, उसके अंदर भी 5 कार्बन एटम है और डबल है हाइड्रोजन एटम विच आर H10। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है। क्यों ऑक्सीजन 4 है? क्योंकि इसके नेम में ही इंडिकेट हो रहा है डीऑक्सीराइबोज है, बिल्कुल राइबोज जैसा इसका फार्मूला। लेकिन राइबोज में से जब एक हम ऑक्सीजन को, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकाल देना, एक ऑक्सीजन निकाल देंगे एटम का, तो वहाँ पे जो है जो शुगर बनेगी उसे हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। तो उसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O4, क्योंकि हमने राइबोज से C5H10O5 से ऑक्सीजन रिमूव करवा दी। और ये क्या है? पेंटोज हैं। क्यों पेंटोजेस हैं ये? क्योंकि इनके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं राइबोज को, स्ट्रक्चर को। यू कैन सी कि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप इसके सारे काउंट करें, कार्बन भी 5 हैं, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन की जो है वो 5 है, और कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH। कंपेयर टू हम डीऑक्सीराइबोज पे जब आते हैं तो इधर क्या हो जाता है, इधर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, OH नहीं है, O रिमूव हो चुका है। इस वजह से इसका नाम है डीऑक्सी, कि निकाल दिया राइबोज में से हमने एक ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 2 से वो हट जाता है। तो अगर आप एक फार्मूला, एक स्ट्रक्चर याद करेंगे, आपको दूसरा भी याद हो जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे काउंटिंग भी की गई है, कार्बन 1 2 3 4 5। तो ये जो है इससे आप काउंट कर सकते हैं कि 5 कार्बन एटम हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ पेंटोज शुगर। नाउ वी हैव ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज आर हेक्सोजेस। अब वो कह रहे हैं ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया या ग्लैक्टोज हो गया, ये सारे हेक्सोजेस हैं। हेक्स मतलब 6, ऑक्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल। इनके अंदर 6 शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, 6 कार्बन एटम जो हैं इनमें मौजूद होंगे। तो फार्मूला देते हैं C6H12O6। सी के कितने कार्बन एटम के कितने हैं? टोटल एटम्स कितने हैं कार्बन के? 6। तो उस लिहाज से हाइड्रोजन के डबल हैं 12। दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल देम हेक्सोज, 6 कार्बन एटम की वजह से। अब देखिए इन सबका फार्मूला सेम है, ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी, ग्लैक्टोज का भी। इन सब का ये C6H12O6, इन सब के अंदर कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होगी थोड़ी बहुत वो डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको एक डिफरेंट नेम दिया गया है। अब ग्लूकोज के फार्मूले में आप देखें और ग्लैक्टोज के फार्मूले में देखें, आपको सिर्फ एक ही जगह पे एक डिफरेंस नज़र आएगा, वो है कार्बन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे यू कैन सी दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अबव है और हाइड्रोजन ग्रुप जो है नीचे है ग्लैक्टोज में। अगर हम ग्लूकोज में देखें तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउन पोजीशन में है और हाइड्रोजन अबव पोजीशन में है, और बाकी सारा इनका फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है, इसी तरह रिंग में है ये शुगर मॉलिक्यूल। अब है फ्रक्टोज के बारे। जो फ्रक्टोज है हियर, जो फ्रक्टोज है वो जो है
सेम फार्मूला है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरली जो अरेंजमेंट है इन कार्बन एटम्स की, हाइड्रोजन एटम की, ऑक्सीजन एटम की, ये फ्रक्टोज में डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और ऐसे लग रहा है जैसे ये पेंटोज शुगर है। जिस तरह पेंटोज शुगर में इस तरह बना हुआ है, 5 कोने नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन है मिडल में, कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 ऊपर है। अगर हम फ्रुक्टोज़ में देखें तो उसमें भी ऐसे 5 कोने नज़र आ रहे हैं, जिससे ये लगता है कि ये भी 5 कार्बन शुगर होगी, लेकिन एक्चुअल में ये भी 6 कार्बन शुगर है। और अगर हम इसकी काउंटिंग करें, कार्बन 1 कार्बन 2 से जो है बाद में आ रही है यहाँ पे। अगर हम दूसरे अपने शुगर मॉलिक्यूल्स में देखें तो उसमें कार्बन 1 है, 2, 3, 4 एक अरेंजमेंट के हिसाब से चल रहे हैं ना। इधर क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि फ्रुक्टोज़ ना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और लीनियर फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। सोल्यूशन जब होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसमें फ्रक्टोज जो है वो रिंग बनाता है। पहले वो लीनियर फॉर्म में होता है, फिर वो लीनियर फॉर्म आपस में कनेक्ट होती है, 2 कार्बन एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इस तरह का कोई रिंग स्ट्रक्चर बनता है। जब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखते हैं तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन रहा होता है, और ये इस तरह की जो है शेप बन रही होती है। लेकिन फ्रक्टोज में जो है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है ऑक्सीजन के ज़रिए, जिससे जो है फ्रक्टोज की एक अलग से शेप बन रही होती है, उसका अलग से स्ट्रक्चर बन रहा होता है। Now we will study about disaccharides. Di word is indicating that di means 2 and saccharides mean sugar molecules. So it means that a carbohydrate that is made up of 2 sugar molecules, we will call it disaccharide. They are made of 2 monosaccharide units. ये 2 monosaccharide units से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि 2 जो monosaccharide sugar molecules होंगे, वो जब कनेक्शन करेंगे, जब उनमें बॉन्डिंग होगी, फिर उसके रिज़ल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो 2 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होगा, उसे हम कहेंगे इट इज़ डाइसेक्राइड। दे आर लेस सोलेबल इन वाटर एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। जो वाटर में जो है कम जो है सोलेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इनकी बॉन्डिंग होती है, 2 अलग से अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखें एज अ मोनोसेक्राइड, तो ये जो है वाटर में सोलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब इनमें बॉन्डिंग होगी, ग्लूकोज़ की ग्लूकोज से हो या ग्लूकोज़ की फ्रक्टोज से, दूसरे मोनोसेक्राइड से जब बॉन्डिंग होती है, तो इनके जो OH ग्रुप होते हैं वो इतने अवेलेबल नहीं होते वाटर में, वाटर से जो है बॉन्डिंग करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, ये जो डाइसेक्राइड्स हैं वो वाटर में इतने सोलेबल नहीं होते जितना कि एक मोनोसेक्राइड, एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में भी इतने मीठे नहीं होते। मीठे होते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज इतने स्वीट नहीं होते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बढ़ गया होता है। इनके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनका स्ट्रक्चर, और स्वीट रिसेप्टर पे जो है वो इतने फिट नहीं आते कि ज़्यादा टेस्ट जो है इनका स्वीट हो। इसकी एग्जांपल्स देखें डाइसेक्राइड की है, तो फर्स्ट है सुक्रोज़, टेबल शुगर। जो चीनी हम आम इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज़ ही होती है, और सुक्रोज़ किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बन रहा है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बॉन्डिंग होती है तो सुक्रोज़ बनता है। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, माल्टोज। माल्टोज इज़ मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है तो माल्टोज बनता है। अब ये आपने याद रखना है, जो सुक्रोज़ है वो 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स में बॉन्डिंग होने की वजह से बन रहा है। कैसे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिफरेंट मोनोसेक्राइड है ना, उनमें बॉन्डिंग हुई तो सुक्रोज़ बनेगा। लेकिन जो माल्टोज है वो सेम 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होगी तो बनेगा माल्टोज। अब मैं किस तरह से जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो मोनोसेक्राइड हैं वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और एक डाइसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड वाला जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे हम कहते हैं सक्रोज। तो वो किस तरह बनेगा? इधर नीचे जो है मैंने बनाए हुए अलग से ग्लूकोज का है स्ट्रक्चर, और जो ये राइट साइड पे है ये फ्रक्टोज का। नाउ एज यू कैन सी above your textbook picture of fructose and glucose,
में देखते हैं जो फ्रुक्टोज है उसका जो कार्बन नंबर 2 है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अबव है, और जो ग्लूकोज है कार्बन नंबर 1, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डाउन है। असल में बॉन्डिंग इन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान होगी। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बॉन्डिंग होगी तभी जो है सुक्रोज बनेगा। अब इधर आप देख सकते हैं जो C2 है वो इस C1 से बहुत दूर है। इनके दरमियान जब बॉन्डिंग होगी तो इसलिए चाहिए कि C2 जो है थोड़ा करीब हो, इधर आए, इस साइड पे आए। इसके लिए हम जो है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लिप कर देंगे। यहाँ पे मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। जब हमने फ्लिप किया तो ये कार्बन 1 एंड 2 वाली साइड आ गई राइट से लेफ्ट इधर, और जो कार्बन नंबर 5, 6, 4 है वो जो है लेफ्ट साइड से आ गए इधर राइट साइड में, एज यू कैन सी। ठीक है, इधर मैंने जो है जो मैंने ड्रा किया स्ट्रक्चर उसमें मैंने कार्बन को नंबरिंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब ग्लूकोज का भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ फ्लिप नहीं किया, हमने फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को फ्लिप किया, ये याद रखें। ठीक है, नाउ अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है इजीली। अब ये जब बॉन्ड बनाएंगे आपस में एज यू कैन सी, तो इससे क्या होगा, एक जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा यहाँ से। हमारे पास दो ही ऑक्सीजन एटम है और दो ही हाइड्रोजन एटम है। इन दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम कंबाइन करके बात करें तो एक जो है H2O की फॉर्म में और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बचेगा क्या, एक ऑक्सीजन एटम जो कि कार्बन नंबर 1 इस ग्लूकोज के और कार्बन नंबर 2 इस फ्रुक्टोज के दरमियान जो है बॉन्डिंग बनाने के काम आएगा। इधर मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है ये हो गया OH ग्रुप जो था, और जो OH ग्रुप ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 वाली साइड पे, और ये था OH ग्रुप फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 की साइड पे। इनमें बॉन्डिंग हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक वाटर मॉलिक्यूल H2O क्या हो गया, निकल गया। और बचा क्या हमारे पास, एक ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे इन दो स्ट्रक्चर्स को, इन दो मोनोसेक्राइड को की लिंकिंग करवा रहा है। इनकी लिंकिंग की वजह से क्या हो गया, हमारे पास एक डाइसेक्राइड बन गया जिसे हमने नाम दिया, दिस डाइसेक्राइड इज सुक्रोज। क्या नाम दिया इसे, ये क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज किससे, इन दो मोनोसेक्राइड की बॉन्डिंग से बना, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। इनके हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लिप किया ताकि जो ये OH ग्रुप हो C2 का C1 के सामने आ जाए और इन दोनों के OH के दरमियान क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए। तो जो बॉन्डिंग हो रही है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के OH के दरमियान और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के OH के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, और ऑक्सीजन जो है इन द एंड इन दोनों के दरमियान में ही होता है, जिसने लिंक करवाना होता है इन दोनों। ठीक है, ये आपने याद है। और इस रिएक्शन के दौरान इनकी बॉन्डिंग के दौरान वाटर रिलीज हो जाता है और बच्चा सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम जो इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को लिंक करता है, और हमारे पास डाइसेक्राइड यानी सुक्रोज बन जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे किस तरह से जो है दो ग्लूकोज जो कि दोनों भी मोनोसेक्राइड्स हैं, इनके दरमियान बॉन्डिंग होने से जो है माल्टोज जो है जो कि डाइसेक्राइड है वो किस तरह से बनता है। तो एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का एक यूनिट है और ये दूसरा है। दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। दोनों में जो है कार्बन की जो है नंबरिंग वो सेम ही हुई है, कार्बन 1 इधर 2 3 4 5 6, इधर भी बिल्कुल वैसे ही है। जब बॉन्ड बनेगा वो किन दो कार्बन के दरमियान बनेगा, किनके जो है OH ग्रुप जो है इन्वॉल्व होंगे,
तो जो है ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का OH जो ये यहाँ पे है डाउनवर्ड पोजीशन में, और दूसरा जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 का OH जो भी डाउनवर्ड पोजीशन में है। इनके दरमियान जब बॉन्डिंग होगी तब बनेगा एक डाइसैकराइड जिसे हम कहेंगे दिस इज माल्टोज। तो जब इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी इन दो OH ग्रुप के दरमियान C4 और C1 के, ठीक है, ये आपने याद करना है कि माल्टोज में जो बॉन्डिंग हो रही है ग्लूकोज यूनिट्स के दरमियान वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप के दरमियान में हो रही है। अब जब OH ग्रुप जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा H2O। जब H2O रिलीज होगा, दो OH थे ना, H2O निकल गया, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बाकी क्या बचा, एक ऑक्सीजन एटम। वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज सब यूनिट के दरमियान। जैसे अब मैंने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया है, बना दिया ये, यहाँ पे मैंने कार्बन को जो है रेड कलर के जो है नंबरिंग कर दी है इनकी, कार्बन C नहीं डाला मैंने। ये एक ग्लूकोज का यूनिट है और ये दूसरा, इनमें जो है ये रिएक्शन हो गया, वाटर रिलीज हो गया, बाकी बचा ऑक्सीजन जो कि इनके दरमियान जो है लिंकेज कर रहा है कार्बन नंबर 1 के दरमियान में और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एक लिंकेज यहाँ पे बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जिसने कनेक्ट किया होगा C1 को और C4 को। तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगा और दूसरे का कार्बन नंबर 4, उनके OH ग्रुप में जो है क्या होगा, रिएक्शन होगा, वाटर रिलीज होगा और ऑक्सीजन का जो है एक बॉन्डिंग जो है उसका एक लिंकेज जो है बन जाएगा। तो इन दो मोनोसैकराइड में अब लिंकेज बन गया। अब हम कहेंगे दिस इज द डाइसैकराइड, और इस तरह के डाइसैकराइड को कहेंगे हम इट इज क्या कहेंगे इसे, कहेंगे ये क्या है, माल्टोज। तो माल्टोज ऐसा डाइसैकराइड है जिसके अंदर ग्लूकोज के दो यूनिट जो हैं उनमें लिंकेज हो रही है। Now we will study polysaccharide. The word poly mean many and saccharides mean sugar molecules. So ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत से शुगर मोलिक्यूल्स ने बॉन्डिंग की होगी तो हम उसे कहेंगे इट इज़ अ पोलीसैकेराइड। पोलीसैकेराइड्स आर लार्ज मोलिक्यूल्स। ये लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कंपोज्ड होते हैं 100 to thousands ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इनके अंदर 100 से 1000 शुगर मॉलिक्यूल्स की जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है, उनकी चेन्स प्रेजेंट होती हैं और वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकती हैं। मतलब इनका ये है कि इनमें बहुत से शुगर मॉलिक्यूल 100 से 1000 की तादाद में हो सकते हैं और वो चेन बनाए हुए होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट के जिसमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे, बॉन्डिंग की हुई होगी उन्होंने, उनको हम कहेंगे दे आर पोलीसैकेराइड्स। दे आर इंसोल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। ये जो वाटर के अंदर जी इंसोल्युबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। हमने डाइसैकराइड का पढ़ा कि वो लेस सोल्युबल होता है, लेस स्वीट होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इनसोल्युबल। क्यों? अगेन इनका कि जो इनमें बॉन्डिंग है ना, इनमें बहुत से जो है मोनोसैकराइड यूनिट्स, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो हो गया या गलेक्टोज हो गया, इनकी ना चेन्स होती हैं, ठीक है, मोनोसैकराइड यूनिट्स की। जब ये चेन होती हैं इनका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनमें बॉन्डिंग की वजह से OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इतना अवेलेबल ही नहीं रहता कि वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, नहीं सोल्युबल होते, नहीं डिज़ोल्व होते वाटर में, एंड और टेस्टलेस, और बिल्कुल ही टेस्टलेस होते हैं।
स्वीट रिसेप्टर्स में इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि वो बिल्कुल ही फिट ही नहीं हो पाता एंड एज अ रिज़ल्ट इनकी का कोई टेस्ट ही नहीं महसूस होता। आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स की क्या क्या एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज स्टार्च। स्टार्च इज़ अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स। तो ऐसा ये पॉलीसेकेराइड है, ऐसा लॉन्ग चेन है इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स की, जो कि स्टोरेज के तौर पे काम करती है और ये सिर्फ प्लांट्स में ही ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। स्टोरेज मतलब जब प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी तब जो है ये ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक डाउन करवाएगा वहाँ से एंड इट विल बी अवेलेबल टू प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्राउन चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो बहुत से जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टार्च के अंदर, उनकी बॉन्डिंग हो रही होती है। अब वो स्ट्रेट चेन के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सीधी एक चेन होगी ग्लूकोज यूनिट्स की, या फिर वो ब्रांच चेन की तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि एक चेन से ऊपर वाली साइड से या नीचे वाली साइड से एक और चेन निकल रही हो, तो उसे हम कहेंगे ब्रांच चेन। तो एक चेन के अंदर एक और दो चेन्स भी हो सकते हैं या फिर उसमें एक स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो स्टार्च जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होगा और कौन से जो है मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं ये स्टार्च, ग्लूकोज के। बिल्कुल ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन होती है इनके अंदर या फिर ब्रांच चेन होती है। एक चेन से जब दूसरी चेन निकले तो उसे हम कहेंगे ये जो है पॉलीसेकेराइड ये है ब्रांच्ड है, क्योंकि इससे एक और ब्रांच चेन निकल रही है, एक और चेन निकली। इधर आप अगर इसकी डायग्राम में देखें इस तरह, ये देखें स्टार्च में ये जो ग्रीन है ये बिल्कुल देखें यहाँ से कितनी ब्रांच चेन निकल रही है। ठीक है, इसको हम कहेंगे दे आर ब्रांच्ड चेन। एक चेन है सीधी, उससे ऊपर दो और चेन्स निकल रही हैं, इसको हम कहेंगे द ब्रांच चेन। और ये ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन जो भी हो वो सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स से ही मिलकर बनी होगी। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो स्टार्च की तरह ही होता है, बिल्कुल इसके अंदर भी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर जो है ये स्टोर करता है ये भी ग्लूकोज को, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ करता है उसको एंड जो ग्लूकोज है उसकी फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एनर्जी जो है अवेलेबल हो जाती है एनिमल को। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि इसकी जो चेन होती है ना ग्लूकोज की वो बहुत जो है हाईली ब्रांच होती है। हाईली ब्रांच मतलब वो उसमें से 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट की चेन के बाद दोबारा जो है एक और ब्रांच चेन आ जाएगी, एक ऊपर से एक और चेन निकल रही होगी। 8 से 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे होंगे, फिर उसके बाद एक और ऊपर से चेन बन रही होगी। तो ब्रांच चेन जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में लिखा हुआ है इट इज़ द एनिमल स्टार्च मेनली स्टोर्ड इन लीवर, और लीवर में ये स्टोर होता है एंड मसल्स के अंदर, जिगर में और मसल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोर हो रही होती है। ऐसी पॉलीसेकेराइड है और सिर्फ एनिमल में ही, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल स्टार्च। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल में ही पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड। और इसके अंदर ब्रांच चेन जो है ग्लूकोज यूनिट्स की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इनमें इस तरह बॉन्डिंग हो रखी होती है कि ये स्टोर होते हैं ग्लूकोज और इतने अवेलेबल नहीं होते बॉडी को, लेकिन जैसे ही बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तब ही ये ब्रांच चेन टूटती हैं एंड देन ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ होता है और रिस्पिरेशन के ज़रिए वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। आगे है सेलुलोज। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो सेलुलोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन्स और ग्लूकोज यूनिट। इट इज़ फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा जी, सेलुलोज है वो ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन होती हैं ग्लूकोज यूनिट्स की। ठीक है, बिल्कुल जो है इस तरह से आप देखें इसकी जो पिक्चर बनी हुई ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज यूनिट्स की। तो इसमें और स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस हुआ? उनमें भी तो स्ट्रेट चेन होती है स्टार्च के अंदर और सेलुलोज में भी स्ट्रेट चेन है। तो
इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो स्ट्रेट चेन है इनके दरमियान भी, हर चेन के दरमियान हाइड्रोजन की भी बॉन्डिंग हो रही होती है साथ में। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और बिल्कुल ये इनसॉल्युबल होता है। Cellulose is a polysaccharide that also consists of straight chains of glucose unit. It is found in cell walls of plants और ये प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है काइटिन की। तो काइटिन जो है सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कैसे? हमने सेलुलोज में पढ़ा कि इसके अंदर स्ट्रेट चेन होती हैं ग्लूकोज के यूनिट्स की, वो जो है आपस में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और सीधी चेन्स बना रहे होते हैं। अब जो काइटिन है उसमें भी ऐसे ही होता है, सेम टू सेम, लेकिन उनके जो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 में OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है एक अमाइनो ग्रुप से, जिसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है, अब जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा सख्त हो जाता है और उसे हम नाम देते हैं काइटिन का, ठीक है। तो ये समझ आ गई कि इसे मॉडिफाइड फॉर्म क्यों कहा जाता है सेलुलोज का। नेक्स्ट है इट इज़ फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब, लॉबस्टर एंड इंसेक्ट्स। एक्सोस्केलेटन अब किसे कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं ऊपर वाली बॉडी से ऊपर वाले हिस्से को, जिसमें कोई सख्त स्ट्रक्चर मौजूद हो, ठीक है। इसे मैं कट कर दूंगी। अच्छा, एक्सोस्केलेटन कहते हैं कुछ ये जो इंसेक्ट्स हो गए, क्रैब हो गए, लॉबस्टर्स होते हैं, इनके अंदर स्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर होता है स्केलेटन, और वो स्केलेटन हड्डियों से भी नहीं मिलकर बना होता है। आगे हमने पढ़ने हैं सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो ले सकते हैं। पहले है मोनोसेक्राइड के सोर्सेज के, इनको हम कहाँ से ले सकते हैं। मोनोसेक्राइड कौन से थे हमारे पास? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी एंड सीरियल्स। फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, हनी, सीरियल्स, अनाज में पाए जाते हैं ये। तो हम ये चीज़ें खाएंगे, ये वेजिटेबल, फ्रूट्स, हनी, देन वी कैन गेन दीज मोनोसेक्राइड्स। आगे है डाइसेक्राइड्स। ये हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से ले सकते हैं? सक्रोज। अब सक्रोज का हमने पढ़ा था कि इसे कहते हैं टेबल शुगर। जो पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल में है स्टार्च, और स्टार्च जो है वो पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, अनाज की फसलों में, वीट, गंदम, बार्ले जो है जौ की जो फसल होती है उसमें, मेज़, मकई में, जिसे हम छल्ली भी कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं स्टार्च, और राइस, चावल में। तो यहाँ से हम पॉलीसेक्राइड जो स्टार्च है इस एग्जांपल, वो हम इन सोर्सेज से ले सकते हैं। आगे है फंक्शंस कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अब ये कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो है मेन ज़रिया होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज़ यूज्ड इन द बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज जो है वो सेल जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करके उससे एनर्जी लेते हैं। ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन होती है, फिर जो फर्दर मॉलिक्यूल जो है जो बनते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है ATP जो हमारी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी होती है, वो सेल में बनती है और सेल एनर्जी ले पाता है और अपनी जो है फंक्शनिंग कर पाता है। डाइटरी नेक्स्ट है जो फंक्शन है वो डाइटरी फाइबर का है। डाइटरी फाइबर कंटेन अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो अनडाइजेस्टेबल हो, जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट ना कर पाए, उसे हम कहते हैं डाइटरी फाइबर हैं, ठीक है। जैसे ये ज़्यादातर होते हैं एप्पल का जो पील हो गया, छिलका हो गया, इसमें जो या ऑरेंज का जो आप वाइट वाला पार्ट देखते हैं ना ऑरेंजेस में, वो जो है उनमें जो है वो डाइटरी फाइबर उसे कह रहे होते हैं, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है। और क्यों वो अनडाइजेस्टेबल होता है? जैसे इसमें एग्जांपल भी देती है सेलुलोज, उसमें जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है, और जो हमारी बॉडी में जो है वो एंजाइम ही नहीं होते जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करवा पाएँ और उससे जो है एनर्जी ले पाएँ।
तो ये जो पार्ट होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, जो फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में आ रहा है, तो ये अनडाइजेस्टेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है। लेकिन इससे का एक फ़ायदा ये हो रहा होता है कि इससे जो हमारा फूड जो हमारी इंटेस्टाइन से पास हो रहा था, उससे कोई एक बल्क सा मिल जाता है, एक मास मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है उस जो फूड पास हो रहा था ना ट्यूब से, उसे पेरिस्टॉल्सिस, उसकी मूवमेंट में जो है आसानी हो जाती है, वो आसानी से जो है वहाँ से गुजर जाता है। आगे लिखा भी हुआ है, इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स। बाउल मूवमेंट्स कहते हैं यही इंटेस्टाइन के अंदर जब मूव कर रहा होता है ना, फूड जा रहा होता है, गुजर रहा होता है इन ट्यूब से, तब जो है इसके अंदर ये मास प्रोवाइड करता है डाइटरी फाइबर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं खाने में डाइटरी फाइबर होना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका हेल्दी गट जो है वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन हेयर इज़ पेंटोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो पेंटोज़ हैं, राइबोज़ और डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे पेंटोज़ जो है 5 कार्बन शुगर हमने पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल दी जा रही है राइबोज़ और डीऑक्सीराइबोज। ये जो है इसेंशियल पार्ट होता है, एक अहम हिस्सा होते हैं न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए और डीएनए का। ठीक है, अब आरएनए हमने कहा था राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है, तो इसके अंदर जो शुगर होती है 5 कार्बन शुगर होती है, राइबोज मौजूद होती है। इसी तरह डीएनए कहा जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को, इसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनाती है, ये शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में होती हैं। ये ना हो तो फिर ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ही ना बने। नेक्स्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वो है प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोसेक्राइड टू डाइसेक्राइड लाइक सक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेक्राइड बिटवीन बॉडी पार्ट्स। जो प्लांट्स है वो अपनी जहाँ पे मोनोसेक्राइड बनेंगे, ग्लूकोज वगैरह बन रहा होता है, उसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और बॉडी पार्ट को जिसे ज़रूरत होती है, जैसे किसी न्यू शूट को या फिर रूट्स को। जब वो मोनोसेक्राइड ट्रांसफ़र करेगा तो वो उस मोनोसेक्राइड्स को पहले डाइसेक्राइड जैसे कि सुक्रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सुक्रोज जो है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है, और वहाँ पे जाके जिस बॉडी पार्ट को देना होता है वो मोनोसेक्राइड, वहाँ पे जाके वो क्या होता है डिसोलेबल हो जाता है वाटर के अंदर और अवेलेबल हो जाता है उन बॉडी पार्ट को। नेक्स्ट जो है फंक्शन, लास्ट फंक्शन है वो है सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो है बहुत जो है अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा मिकदार में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है सेलुलोज। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल्स एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। ये जो है प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट को ही अल्टीमेटली सपोर्ट प्रोवाइड हो रही होती है। जैसे सेलुलोज आपको पता है प्लांट में क्या बना रहा होता है, सेल वॉल बना रहा होता है। तो सेल वॉल जो है हर सेल के, उस प्लांट के हर सेल की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इस तरह से अगर हम पूरे प्लांट को देखें तो एक पूरा प्लांट कितनी ही उसके अंदर कितनी ही सेल वॉल्स होंगी और फिर उसमें कितने ही सेलुलोज होंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ये सेलुलोज मेजर रोल प्ले कर रहा होता है प्लांट की सपोर्ट में। ओवरऑल जो सपोर्ट मिल रही होती है प्लांट को सेलुलोज की वजह से मिल रही होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ज़रा सख्त होता है, हार्ड होता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर अबाउट carbohydrates.